everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel। तो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे तो देख सकते हो। तो जैसे 6 पार्ट में आपकी बुक में ये चैप्टर है, ऐसे ही 6 पार्ट में मैं इसकी वीडियोस बना रही हूँ। तो एक एक करके पार्ट को समझते जाओ, तुम्हें आराम से पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एबॉलिशन का मतलब होता है समाप्त हो जाना, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो गुलामी का समाप्त हो जाना। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था? लोग गुलाम बना लेते थे, गुलाम इवन खरीदते थे, गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, यानी इंसान को गुलाम बनाया जाता था। गुलाम कौन होता है? आपने बोला खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। आपने बोला बैठ जाओ, बैठ गया। आपने बोला भागो तो भाग रहा है। आपने बोला ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, एक के बाद एक बताया जा रहा। गुलाम इस समन जिस बेचारे के पास इतना सा भी राइट नहीं है कि वो ये कह दे कि यार वो काम नहीं कर सकता, अभी वो थक गया है, अभी वो सो जाए, छुट्टी ले ले। नहीं जी, गुलाम हो आप, आपको वही सब कुछ करना पड़ेगा जो मालिक कहेगा। सो ऐसी बहुत ही खराब एक प्रथा थी, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था। तो इसकी भी समाप्ति हुई, उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम फ्रांस की कहानी पढ़ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस, उस जगह से रिलेटेड सब कुछ चल रहा है हमारे चैप्टर में। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in French colonies। देखो सबसे पहले बात पकड़ो, फ्रेंच कॉलोनीज क्या होती हैं। जैसे देखो, ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। कॉलोनी क्या होती है? एक देश दूसरे देश पर अपना शासन चलाता है, उसी को बोलते कॉलोनी। हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, वो अपने देश से हमारे ऊपर शासन किया करते थे, राइट। ऐसे ही फ्रांस की भी कॉलोनीज थी। अब इतनी बात पकड़ी। दूसरा स्लेवरी मैंने आपको बता दिया, गुलामी। एबोलिशन मतलब समाप्त होना। जैकोबिन क्लब के टाइम पर क्या होता है? बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, वो ये होता है कि जैकोबिन क्लब के टाइम पर स्लेवरी खत्म हो जाती है फ्रेंच कॉलोनीज में। होता क्या है? द कॉलोनीज इन द कैरेबियन। अब कैरेबियन आइलैंड पे फ्रांस ने अपनी कुछ कॉलोनीज बना रखी हैं। कॉलोनीज क्या थी मैंने तुम्हें बताई दिया, छोटी छोटी जगहें जहां आप अपना शासन चला रहे हो। फ्रांस भी चला रहा था। इन जगहों पे कौन कौन सी जगहें थी? मार्टिनिक, गॉन्डोलप एंड सेंट डोमिंगो। ये 3 जगहों के नाम आपको याद करके जाने, विद स्पेलिंग याद करके जाने। ये क्यों इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी? क्या होता था यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थी, कमोडिटीज मिलती थी। कमोडिटीज होती है व्यापार करने के लिए जो चीजें चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर तंबाकू उग रहा है, इंडिगो उग रहा है, शुगर उग रहा है, और कॉफी बन रही है तो शुगर बन रही है। ये सब चीजें, शुगर तो नहीं उगती, डायरेक्ट गन्ना उगता है, बट ये सब चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती थी यहाँ से, है ना। चीजें उगाई जा रही है, यहाँ से सप्लाई की जा रही है। अब फ्रांस को ये सब चीजें चाहिए अपने देश में। कैरेबियन आइलैंड पे 3 जगहें हैं, मार्टिनिक, गॉन्डोलप और सेंट डोमिंगो। ये जगहें जो हैं ये फ्रांस की कॉलोनीज हैं, और इन कॉलोनीज पर क्या क्या चीजें सप्लाई की जाती थी इन कॉलोनीज से? चीजों के नाम है तंबाकू हो गया, हमारा इंडिगो हो गया, हमारा शुगर हो गया, हमारी कॉफी हो गई। तो इन सब चीजों की सप्लाई बहुत बढ़िया मिलती थी। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। बट हमारे जो यूरोपियंस थे ना भाई, ये अनिच्छा थी इनको। रिलेक्टेंस का मतलब होता है इच्छा नहीं होना। भाई इनको कोई इच्छा नहीं थी कि वो जाएं इतने डिस्टेंट, यानी इतनी दूरगामी जगहों पर। कहाँ पे? कैरेबियन आइलैंड्स पर जाएं, इतनी डिस्टेंट लैंड्स पे जाएं। और इवन वो लैंड इनके लिए अनफेमिलियर भी थी। आप एक जगह पे रह रहे हो, आप उसी से फैमिलियर होते हो, आपको अचानक बोला जाए दूसरे देश जाओ और वहां जाके काम करो, इज इट पॉसिबल? हर एक के लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अगर आपकी कॉलोनीज में, ठीक है, ये जगहें हैं और यहाँ पर प्लांटेशन हैं, आपके बड़े बड़े बाग हैं, है ना, और बागान है, जिसे बोल सकते हैं चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, तो वहां पे काम करने के लिए तो लोग चाहिए ना। लेकिन अब जब आप मना कर रहे हो, आप तो इलेक्टेंस हो, आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है यूरोपियंस की। बट यूरोपियंस के प्लांटेशन हैं, ये यूरोपियंस हैं, इन्होंने क्या कर रखा है? बागान खरीद रखे हैं बहुत दूर। यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड में बहुत बड़े बड़े बागान हैं लोगों के, लेकिन काम करने के लिए इनको नहीं जाना। तो शॉर्टेज हो जाती है लेबर की। तो भैया लेबर की शॉर्टेज कैसे पूरी की जाए? मजदूर तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो क्या करते थे? सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन्स। देखो, यूरोप के लोग जो हैं उन्होंने अमेरिका में, समझ लो क्या किया, जगहें ले रखी, यहाँ बागान है, और यहाँ अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाएगा और यहाँ काम कराया जाएगा। बस इस तरीके की चीजें, ठीक है। क्या होगा? सो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्रायंगल बन गया था ना, कि क्या क्या है, ध्यान से समझो। यूरोप के लोगों को प्लांटेशंस खरीदने के बाद अपने यहाँ गुलामों की जरूरत है। प्लांटेशंस अमेरिका वगैरह की जगह पर हैं, ठीक है। तो अफ्रीका से उन्होंने गुलाम खरीदे और अपने जहां भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी हैं वहां पे जाके क्या किया उन्होंने? उसको लोगों को काम करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सो दिस वाज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप,
यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। ठीक है, अब द स्लेव ट्रेड बिगिन इन 17th सेंचुरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। भाई स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट होती है? 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जो है स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गुलामों को खरीदना बेचना। फ्रेंच जो मर्चेंट्स हैं वो सेल्ड फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ, जो फ्रांस के जो व्यापारी है ना वो पोर्ट्स पे आते थे। कहाँ के पोर्ट्स पे आते थे? वो आते थे बोरोडो और नॉन्ट्स के। ठीक है, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोराडो और नेंट्स बोल सकते हो आप इसको, नेंट्स भी बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, लाइक गूगल करोगे तो उसको नॉट भी बोलोगे। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, नेंट्स बोल लो, आपको स्पेलिंग आसानी हो जाएगी। सो बोराडो और नेंट्स के पोर्ट्स पे जाते थे और वहां से कहाँ पहुंच जाते थे? ये अफ्रीकन कोस्ट तक पहुंच जाते थे, अफ्रीका के बंदरगाहों तक पहुंच जाते थे। और फिर वहां क्या करते थे? बंदरगाहों पे पहुंच के दे बॉट स्लेव्स, वो लोग वहां से गुलाम खरीदते थे। और कौन वहां गुलाम बेच रहा है? फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स, जो वहां के लोकल सरदार होते थे ना अफ्रीका के, वो लोग वहां पे गुलाम बेच रहे होते थे। गरीब लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और खुद को बेच देते थे लोग पूरी तरह से। तो वो लोकल जो सरदार थे उन लोगों से ये लोग गुलाम खरीद लेते थे। समझ रहा है? कौन गुलाम खरीद रहा है? फ्रांस के मर्चेंट्स। ठीक है, और कहां से कहां जाते थे? सेल करते थे फ्रॉम द पोर्ट्स, बंदरगाह से। कहां के? बोराडो और नेंट्स के बंदरगाह से जाते थे, फिर कहां पहुंचते थे? अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंचते थे और वहां पे क्या करते थे? गुलामों को खरीदते थे। किससे खरीदते थे? लोकल चिफ्टन्स, लोकल सरदारों से खरीदते थे। फिर उन गुलामों के साथ पता क्या किया जाता था? उनको ब्रांडेड किया जाता था। जैसे आप किसी ब्रांड की छाप लगा देते हो, ऐसे इनकी बॉडी पे छाप लगाई जाती थी, ब्रांड किया जाता था ना, चेकर्ड, इनको हथकड़ियां पहना दी जाती थी। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स। उसके बाद क्या किया? आपने इन पे छाप लगाई, इनको हथकड़ियां बांधी और टाइटली इनको शिप के अंदर डाल दिया। फॉर 3 months लॉन्ग वोयेज, वोयेज मीन्स होता है समुद्री यात्रा, और तीन महीने तक इनको समुद्री यात्रा करनी होती थी अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। फिर कैरिबियन आइलैंड तक इनको पहुंचाया जाता था इस तरीके से, अटलांटिक महासागर पार करके कैरिबियन आइलैंड पे, जहां पे इनकी कॉलोनीज बनी हुई है फ्रेंच लोगों की, वहां तक इन्हें पहुंचाया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, और मर्चेंट्स ने खरीदा है, अभी प्लांटेशन ऑनर्स तक पहुंचे नहीं, अब पहुंचेंगे। जब इससे कैरिबियन आइलैंड पे पहुंचेंगे तो वहां पे मर्चेंट्स इन्हें बेचेंगे। किसको बेचेंगे? प्लांटेशन ऑनर्स को इनको बेच दिया जाएगा। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो। अब इस तरीके का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था स्लेव लेबर का, मतलब कितना कितना भी इनसे काम करा रहे, घंटों काम करा रहे, खाने को भी नहीं दे रहे सही से, रहने को जगह नहीं है, तो इस तरीके की चीजें चल रही थी। लेकिन इससे क्या हो रहा था? जो यूरोप के लोग हैं उनकी जो शुगर की डिमांड है, कॉफी की डिमांड है, इंडिगो की डिमांड है, वो सब पूरी हो रही है। ठीक है, लेबर आपको सस्ती मिल रही है, अफ्रीका से ला रहे हो आप गुलाम खरीद खरीद के, और फिर उसके बाद वो गुलाम जो है कैरिबियन आइलैंड पे जाके बिक जाते थे, मर्चेंट्स खरीद लाते थे और फिर उसके बाद वो बिक जाते थे। तो इस तरीके से हमारे यूरोप के लोगों की इन सारी चीजों की डिमांड पूरी हो जाती है। अब पोर्ट सिटीज जैसे कि बोर्डो है या फिर नेंट्स हैं, ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब इन पोर्ट्स पे है ना, बोर्डो और नेंट्स के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, यहाँ पर तो जगहें बहुत प्रॉस्परस हो गई। क्यों? क्योंकि देखो इस जगह पे इंसानों का व्यापार हो रहा है, इंसान बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, इस तरीके की चीज हो रही है, इंसान बिक रहा है। तो जिस भी जगह पर कहीं व्यापार होता है, कहीं किसी भी चीज का बिजनेस हो, वो जगह बहुत प्रॉस्परस हो जाती है, वहां के लोगों पे पैसा आ जाता है। तो ये जगह भी ऐसे प्रॉस्पेरिटी हो रही थी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड, है ना, जो स्लेव ट्रेड जिस तरीके से फ्लरिश कर रही थी, इसकी वजह से इन जगह पे प्रॉस्पेरिटी बहुत आ रही थी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अब आप पूरी 18वीं शताब्दी को देख लो, पूरी 18वीं शताब्दी को स्लेव ट्रेड के बारे में बड़ा कम क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ ऐसा नहीं था कि लोग इसे खत्म करने के बारे में बहुत विचार करते, नहीं, बहुत लिटिल क्रिटिसिज्म, सब बड़ी खराब सी बात है लोगों का खरीदना बेचना। लेकिन एक्चुअली में तो सोचो कितनी हॉरिबल चीज है, लेकिन उस समय ज्यादा कोई बोल नहीं रहा था। क्यों बोलेगा भाई कोई? सारी सत्ता हाथ में अमीरों के, अमीर ही लोग तो स्लेव खरीद पा रहे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे? गरीबों के तो इतने अधिकार ही नहीं थे उस समय। अब क्या होता है? द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब क्या होता है नेशनल असेंबली? पहले बात समझो, नेशनल असेंबली में लोग कौन से थे? हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल असेंबली बनी थी उन लोगों से जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, जो मतलब कहना चाहिए रईस लोग थे। अब रईस लोग जो थे वो तो गुलाम नहीं बन रहे थे, गुलाम कौन बन रहा था? गरीब आदमी। तो रईस लोग जो थे सारे अधिकार उनके पास हैं, प्लांटेशंस भी उन्हीं के ही हैं, वो क्यों गुलाम प्रथा का विरोध करेंगे? उनका तो बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। तो क्या हुआ, इन लोगों ने बहुत बार डिबेट करी कि भाई जो अधिकार हैं वो फ्रांस के लोगों को ही दे या फिर जो फ्रांस की कॉलोनीज हैं वहां जो लोग रह रहे हैं उनको भी दे। बट ये बहस चलती रही, दिया नहीं इन लोगों ने, ठीक है, अधिकार दिए नहीं, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, कोई कानून उन्होंने पास ऐसा नहीं करा। फियरिंग
अब किस बात का फियर था नेशनल असेंबली के लोगों को? अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन। अब इन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा कोई कानून पारित कर दिया कि स्लेव नहीं खरीदे बेचे जा सकते तो बिजनेसमैन नाराज ना हो जाए, है ना, हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि बिजनेसमैन की जो इनकम थी वो तो स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड करती थी। तो ये लोग क्या करते थे, नेशनल असेंबली के लोग बिजनेसमैन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और स्लेव्स के बारे में कम सोच रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, सोच ही नहीं रहे हैं, बस खाली डिबेट डिबेट करे जा रहे, कोई कानून उन्होंने पास नहीं करा। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794, अब 1794 में जाके कन्वेंशन बनती है, नेशनल असेंबली हटी, कन्वेंशन बनी। अब कन्वेंशन में कौन से लोग थे ये याद करो, कन्वेंशन में लोग थे बिल्कुल बेस वाले लोग जो थे ना, पीजेंट्स हो गए और बहुत ही छोटे तबके का आदमी हो गया, तो वो लोग जो थे उन्होंने 1794 में क्या किया, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स। उन्होंने एक कानून पास किया कि भाई सारे स्लेव्स को जो है मुक्त कर दिया जाए इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस, जो भी ओवरसीज जो है ना, मतलब समुद्र पार जितने भी स्लेव बना रखे हैं सबको आजाद किया जाए। इन्होंने एक कानून पास कर दिया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 ईयर्स लेटर, अभी देखो आपने कन्वेंशन ने पास कर दिया, चलो भाई कानून भी पास हो गया, क्या ये बहुत दिन चला? नहीं, केवल 10 साल लगभग ये चला। फिर आ गए नेपोलियन जी। अब नेपोलियन जो है उसने रीइंफोर्स कर दी स्लेवरी। नेपोलियन ने कहा कि स्लेवरी फिर से कानून के द्वारा मान्य है कि खरीदे बेचे जा सकते हैं। नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को मान्य कर दिया। प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। अब प्लांटेशन ऑनर्स समझ गए कि भैया हमें फ्रीडम मिल गई है, एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोस, कि भैया हम निग्रोस को जो है इंस्लेव कर सकते हैं, अफ्रीकन निग्रोस को, इन परस्विट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन परस्विट ऑफ देयर अमेरिकन, मतलब अपना एक तरीके से परस्यूट होता है अपना लक्ष्य प्राप्त करने एक तरीके से, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को गुलाम बना सकते हैं, हमें आजादी नेपोलियन ने दे दी है। समझ रहे हो मेरी बात? स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश होती है फ्रांस कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में जाके। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे पेज की, एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्लेवरी जो है अबॉलिश कब होती है। एक लाइन हमारी ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही थी, ये रहा, स्लेव ट्रेड जो होती है वो स्टार्ट कब होती है। तो यहाँ से 1 मार्कर 2 क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट निकल आते हैं। प्लस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन कौन से जो है कैरिबियन आइलैंड पे कौन कौन सी जगहें थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इस पेज के अंदर। इस पेज में दिखाया गया है स्लेवरी कैसे खत्म होती है। इस पेज में हमने ये पढ़ा कि जो जैकबिन क्लब था, जब जैकबिन रिजीम का टाइम चल रहा था, है ना, तो उस समय क्या हुआ था, एक बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। उन परिवर्तनों में से एक परिवर्तन ये भी था कि जो स्लेवरी है उसे खत्म किया गया था। अब स्लेवरी के बारे में तुम्हें बताया गया कि फ्रेंच कॉलोनीज थी कैरिबियन आइलैंड पे, 3 जगहों के तुम्हें नाम दिए हुए, और कहा कि इन जगहों पे बहुत सारा जो है तंबाकू उग रहा है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफी है, इनकी सप्लाईज जाती थी। सप्लाईज तो जाती थी, यूरोपियंस को सप्लाई तो चाहिए, यूरोपियन के बागान तो हैं, लेकिन यूरोपियन को काम नहीं करना इतने दूर जाके, इतने डिस्टेंट लैंड पे, इतने अनफैमिलियर लैंड पे जाके काम नहीं करना। तो काम नहीं करेंगे तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाती है प्लांटेशंस में। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाई जाती है। इसको पूरा एक्सप्लेन करके याद करके जाना, बिकॉज इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ ही सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब स्लेव ट्रेड कैसे कैसे होती है कि यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन के बीच में होती है। द स्लेव ट्रेड बिगिन होती है 17th सेंचुरी में। जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल करते हैं कहाँ के, बॉर्डो एंड नेंट्स के पोर्ट से, और सेल करके पहुंच जाते हैं अफ्रीकन कोस्ट पे। अफ्रीकन कोस्ट पे वहां पे वो गुलाम खरीदते हैं लोकल सरदारों से, फिर उन गुलामों के ऊपर छाप लगाई जाती है, अनशैकल्ड उनको हथकड़ियां पहनाई जाती हैं, स्लेव्स को पैक किया जाता है टाइटली शिप्स के अंदर, और फिर 3 महीने के समुद्री वॉयज मीन समुद्री यात्रा पर वो निकल जाते हैं। अटलांटिक से लेकर कैरेबियन तक उन्हें पहुंचाया जाता है। जब ये कैरेबियन आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, वहां पे जो प्लांटेशन ऑनर्स हैं इनको खरीद लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है स्लेव्स का, ठीक है, और इसकी वजह से लेकिन क्या हो रहा है, यूरोपियन लोगों को अब मजे आ रहे हैं, वहां पे शुगर बढ़िया पहुंच रहा है, कॉफी बढ़िया पहुंच रहा है, इंडिगो बढ़िया पहुंच रहा है, इनको सप्लाईज पूरी मिल रही है क्योंकि अब काम बढ़िया चल रहा है। जो पोर्ट सिटीज हैं, जो बॉर्डो है या फिर नेंट्स हैं, वहां पे बहुत इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ जाती है, बिकॉज वहां पे गुलाम बेचे जा रहे होते हैं, मर्चेंट्स को तो बेचे ही जा रहे थे ना वहां से, तो वो जगहें जो है बहुत फ्लरिश कर रही थी स्लेव ट्रेड की वजह से। अब क्या होता है, 18th सेंचुरी की बात करें तो क्रिटिसिज्म चल रहा है स्लेवरी को लेके, फ्रांस में पूरे चलता रहता है, लेकिन बहुत कम चलता है, बहुत कम लेवल पे रहता है, लिटिल क्रिटिसिज्म चलता है। नेशनल असेंबली भी बहुत बार डिबेट करती है कि भैया जो अधिकार हैं, जो हम, क्योंकि नेशनल असेंबली ने अधिकारों की बात करी थी, तो वो बात ये करते कि अधिकार जो है वो सबको मिले, फ्रेंच सब्जेक्ट्स को, सारी प्रजा को मिले, या जो कॉलोनीज में है वो लोगों को मिले, नहीं मिले, ठीक है, उस पर बहुत बात चलती है, लेकिन कोई कानून पास नहीं किया जाता। क्यों नहीं पास करते, क्योंकि उनको डर होता है जो बिजनेसमैन है उनका जो इनकम है वो स्लेव ट्रेड पे डिपेंड करता है, तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन जब बाद में
नेशनल असेंबली के बाद जब कन्वेंशन आती है 1794 में, तो वो एक कानून पास करती है कि भाई जितने भी स्लेव्स हैं उनको ओवरसीज जो उनका पोजीशन कर रखा है भाई उनको मुक्त कराया जाए। ये कानून तो पास हो जाता है, बट ये चीजें बहुत ज्यादा लंबी चलती नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म रहती हैं। 10 ईयर्स में क्या हो जाता है, 10 ईयर्स बाद ही नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन री इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को, तो जिससे निकले थे वहीं वापस आ जाते हैं। अब अमेरिकन, अब यहाँ पर आके हमारे बिजनेसमैन समझ जाते हैं, जो प्लांटेशन ऑनर्स हैं वो समझ जाते हैं कि अब हमें फ्रीडम मिल गई है, कि हमें अधिकार हैं अमेरिकन निग्रियोस को अपने लक्ष्य, अपने परस्यूट को प्राप्त करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम जो है लोगों को स्लेव बना सकते हैं। फाइनली लेकिन स्लेवरी जब एबॉलिश होती है वो साल था हमारा 1848। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, बस इतना सही तो था। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने लास्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।